नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं जिसमें हम जनवरी के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उनको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 78 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम है कौस्तव चैटर्जी। कौस्तव चैटर्जी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और भारत के 78 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, भारत के इनसे पहले कौन ग्रैंड मास्टर बने थे 77 नंबर के, उन सभी की बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं, चेस ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया को इन्होंने 59th नंबर के नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, वहां पर इन्होंने इसको प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल के 10वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखिएगा, ये है कौस्तव चैटर्जी। यहां पर बात की जाए पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा। विश्वनाथन आनंद ही भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे, तो 1987 में बने थे, याद रखिएगा। और अगर बात करें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, अभी जो 78 ग्रैंड मास्टर है उनमें सबसे यंगेस्ट कौन है, तो 60 नंबर वाले दोमराजू गुकेश। क्या नाम है, दोमराजू गुकेश या डी गुकेश के नाम से आप जानते होंगे। ये 12 साल 7 महीने 17 दिन में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और यहां पर बात की जाए 2022 में कौन कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्योंकि ये तो 2023 के ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपको बता दूं, भारत सुब्रमण्यम जनवरी के महीने में ग्रैंड मास्टर बने थे 73rd नंबर के। राहुल श्रीवास्तव पी ये बने थे 74 नंबर के और 75 नंबर के वी प्रणव और प्रणव आनंद बने थे 76 नंबर के। 77 नंबर के बने थे आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और जो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद और दोमुराजा गुकेश ये दोनों चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और कौस्तव चैटर्जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, वो भारत के वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो सभी कहां से बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कैप्टन शिवा चौहान नाम से मेल लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं ये फीमेल है और पहली फीमेल ऐसी है जो कि इंडियन आर्मी के लिए सियाचिन में जाकर अपनी सर्विसेज देंगी। मतलब पहली ऐसी फीमेल जिनको डिप्लॉय किया गया है, जिनको तैनात किया गया है सियाचिन में। सियाचिन में एक इनकी पोस्ट है कुमार पोस्ट, तो कुमार पोस्ट के लिए इनको वहां पर तैनात किया गया है। और वहां पर आपको पता होगा 1984 के बाद से रेगुलर पाकिस्तान के साथ क्लैशेस चलते रहते हैं, तो वहीं पर ये अपनी सर्विसेज देंगी। तो ध्यान रखिएगा, पहली वुमेन बनी है जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड में अपनी सर्विस देने वाली है। ये कुमार पोस्ट की बात करें तो 15,000 से ज्यादा फुट की ऊंचाई पर ये अवेलेबल है। और याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर ये पड़ता है। ठीक है, शिवा चौहान महिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब इनकी बात करें तो ये खुद कैप्टन है। ठीक है, और ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन है। फायर और फ्यूरी कॉर्प्स की बात की जाए तो ये इसका हेडक्वार्टर लेह में है और ये सर्विसेज कहां देता है, तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, साथ साथ सियाचिन में, और जितनी भी मतलब पहाड़ी हिमालयन प्लेसेस है वहां पर ये अपनी सर्विसेज देता है, जिससे कि भारत के बॉर्डर को सुरक्षित किया जा सके। तो उसी की ये कैप्टन है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप व्हाइट ड्रेस में देख सकते हैं शिवा चौहान को। अगला क्वेश्चन है चाइना से। अब चाइना एशिया का तो पहला बना है और दुनिया में जब बात की जाएगी तो दुनिया का ये दूसरा बना है। पहला किस चीज में, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के मामले में, हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के मामले में चाइना बना है एशिया का पहला और दुनिया में दूसरा बना है। सबसे पहले दुनिया में
जर्मनी के यहां पर जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा चुकी है। ट्रायल तो ये 2018 से, जर्मनी वाले ट्रायल तो 2018 से कर रहे थे, लेकिन लॉन्च किया था उन्होंने 2022 में अगस्त में। अब चाइना ने भी अपने यहां ट्रेन को लॉन्च कर दिया, तो दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला जहां पर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को चलाया गया है। ध्यान रखिएगा। अब इनकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो देखिए, चाइना की सरकारी कंपनी के द्वारा इस हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप किया गया, जिसका नाम है CRRC कॉरपोरेशन। इसने डेवलप किया है चाइना की ट्रेन को। चाइना की ट्रेन मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकती है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और इसको अगर एक बार फ्यूल भर लिया गया तो पूरी टंकी का जो फ्यूल है वो 600 किलोमीटर तक, कितना, 600 किलोमीटर तक ट्रेवल करा देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो जर्मनी की ट्रेन है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 140, कितनी, 140 किलोमीटर पर आवर। मतलब चाइना ने स्पीड के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में जर्मनी में अगर एक पूरा ऑयल भर लिया गया, जो पूरा फ्यूल है वो भर लिया गया, भरने के बाद वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक चलेगा, तो वो 1175 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब माइलेज के मामले में चाइना की ट्रेन पीछे रह गई जर्मनी से। अगर बात की जाए जर्मनी की ट्रेन की, तो जर्मनी की ट्रेन को डेवलप किया था किसने, तो अल्स्टॉम ने। ये अल्स्टॉम की बात करें तो फ्रांस से बेस्ड ये कंपनी है। ठीक, चलिए अब ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, बाद में इसे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जब मिक्स होगा तो वाटर का डेवलपमेंट हो जाएगा। वाटर जब डेवलप होगी तो उसके बाद जो भी इससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का यूज किया जाएगा ट्रेन को चलाने में, जिसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए ये कार्बन न्यूट्रल की तरफ मूव करने वाला एक सबसे बड़ा कदम है। आपको बता दूं, भारत भी हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की जो ट्रेन है, जो हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप होगी, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के जो लोग हैं, भारत इंडिजीनियसली इसको डेवलप कर रहा है, किसी और के सहारे को ले नहीं रहा है। तो भारत के जो इंजीनियर्स हैं इसके डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं, और मे भी जितनी डेडलाइन है वो मई जून के महीने तक अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, पूरा डिज़ाइन तैयार कर देंगे कि भाई ये हमारी हाइड्रोजन ट्रेन होगी पहली। और अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि हम भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिसंबर 2023 तक लॉन्च कर देंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और भारत का आपको पता ही है, नेट जीरो कार्बन का एमिशन का टारगेट 2070 है। और भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो 2030 तक भारतीय रेलवे अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना कार्बन वो अपने से निकाले, उतने कार्बन को वो अपने एनवायरनमेंट से हटा दे। ये होता है कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल की तरफ कदम उठा रहा है भारत, जिसमें भारत का भी ये बहुत बड़ा कदम है, चाइना का भी बहुत बड़ा कदम है, और साथ साथ जर्मनी ने भी बहुत बड़ा कदम पहले ही उठाना शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत दिसंबर 2023 तक किसको हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के फॉर्मेशन डे से रिलेटेड। देखिए, डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 को होता है, ये आपको पता होगा। और कब हुआ था? तो डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और इस बार डीआरडीओ का 65 नंबर का फाउंडेशन डे हमने ऑब्जर्व किया है। और डीआरडीओ भारत में मिसाइल्स आपने सुनी होंगी, बहुत सारी डेवलप करता है। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट भारतीय सरकार की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और जो मिनिस्टर होते हैं डिफेंस के, उनको इनके चेयरमैन के द्वारा एडवाइस भी किया जाता है, मतलब एडवाइजर के रूप में भी ये काम करते हैं। इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह जी इस समय पर हमारे
डिफेंस मिनिस्टर है। याद रखिएगा डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके इस समय पर चेयरमैन है डॉक्टर एसवी कामत, याद रखेंगे। और यहां पर डीआरडीओ को 1958 में फाउंड किया गया था, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और समीर वी कामत, एसवी कामत साहब इस समय पर इसके चेयरपर्सन है, मतलब चेयरमैन है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि देखिए 8 नवंबर 2016 को भारतीय सरकार ने एक डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन था कि जो फंडिंग है, टेरर फंडिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा, नकली जो नोटों की छपाई होती है, लोगों की ब्लैक मनी पर सीधे अटैक करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 नवंबर 2016 को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उन्होंने भारत में नोटबंदी कर दी थी। अब नोटबंदी के लिए बहुत सारी पिटीशन डाली गई लोगों के द्वारा, अप्रॉक्सीमेटली 50 से ऊपर पिटीशन डाली गई कि भाई ये जो नोटबंदी हुई थी गलत हुई थी, कहना था उन लोगों का। अब इसमें सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। उन 5 जजों में से 4 जजों ने माना कि जो भी सरकार ने किया था वो बिल्कुल सही किया था, लेकिन एक जज ने यहां पर कहा कि उनका मकसद तो सही था, लेकिन जो तरीका था करने का वो इलीगल था, वो कानूनी तरीका नहीं था, वो सही तरीका नहीं था। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, ये उनको कम से कम सही करना चाहिए। तो एक जज यहाँ पर खिलाफ में चली गई और 4 जजों ने यहाँ पर सपोर्ट किया भारत सरकार का। इससे क्या हुआ कि ये जो डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस है इसको वैलिड मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट में 4-1 की मेजोरिटी से। ध्यान रखिएगा 4-1 की मेजोरिटी में जो सपोर्ट करने वाले जज थे वो थे एस अब्दुल नाजीर और BR गवाई और BS बोपन्ना, वी रामा सुब्रमण्यम। ये लोग हैं जिन्होंने कहा था कि भारत सरकार का जो डिसीजन था बिल्कुल सही था। आरबीआई को उन्होंने उनको बताया था सब कुछ, लेकिन ऐसा जो अपोजिट में थे जिन्होंने कहा है कि नहीं ये सही नहीं था, उन्होंने कहा था आरबीआई और भारत सरकार में सही से कोलैब नहीं हुआ था, अगर होता तो नोटबंदी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और उनका नाम है जस्टिस BV नागरत्ना। ध्यान रखिएगा ये महिला है, आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन्होंने भारत सरकार के डिसीजन को कहा है कि उन्होंने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया था, इसीलिए अब ये जो डिसीजन आया 4-1 से भारत सरकार के पक्ष में, तो 58 पिटीशन डाली गई थी, उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था उस समय पर, तो मैंने आपको बता दिया 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन होता है मोदी जी के द्वारा। अब मोदी जी ने जब उस टाइम अनाउंस किया था तो पुराने 500 और 1000 के नोट को उन्होंने बैन कर दिया। उनका कहना यह था कि 1000 और 500 के नोट का यूज़ करके ज़्यादा ब्लैक मनी लोग स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बाद में नोट अनाउंस किए गए तो 500 के साथ साथ 2000 का नोट भी अनाउंस कर दिया गया। तो विपक्षियों का ये भी कहना था कि 2000 का नोट से तो ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठी की जा सकती है, तो ये अलग तर्क है। लेकिन याद रखिएगा 500 और 1000 की रिप्लेसमेंट हुआ 500 और 2000 के नए नोटों से। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा हुआ था और अब ये जितनी भी इसकी पिटीशन थी वो सारी खारिज कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य क्या था डिमोनेटाइजेशन का, तो जो मैंने आपको 5th महिला बताई हैं, 5th महिला जज, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 98% से ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं नोटों के। मतलब सरकार का जो ब्लैक मनी रखने का तर्क था कि हम इससे ब्लैक मनी को टैकल करेंगे, वो तो बेकार हो गया। ऑलमोस्ट जितने भी नोट थे वो सब एक्सचेंज हो ही गए, तो फिर ये तो सरकार का उद्देश्य खत्म हो गया। तो ये भी उनका कहना था, इसीलिए वो उनके सरकार के फैसले के खिलाफ थी। तो इसमें करप्शन, जो टेरर था और साथ साथ फेक करेंसी, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन 2016 में किया गया, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए भारत का 8 लेन का 8 लेन वाला जौहरी ब्रिज बना है। अब जौहरी ब्रिज क्या है, देखिए ये जौहरी नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, गोवा में। अब इसलिए इसका नाम जौहरी ब्रिज है। इसको नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारत का 2nd लार्जेस्ट केबल्ड ब्रिज है, 8 लेन का, 4 लेन जाएंगे 4 लेन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2nd है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये 13 किलोमीटर से ज़्यादा का है, लेकिन
13 किलोमीटर में एक पोर्शन है जो कि 640 मीटर का है, जो ये ब्रिज है। इसको 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहले फेज का यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है नितिन गडकरी जी, जो हमारे इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। लेकिन आगे चल के इसको कहा जा रहा है, जो कंपनी बना रही है, कि हम इसको अगले जो ये वाला साल है मार्च तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जौहरी ब्रिज, ये जौहरी ब्रिज है जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट केबल्ड ब्रिज है 8 लेन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस को नागपुर में इनॉग्रेट किया। नागपुर में इनॉग्रेट किया, कब किया? तो 3 जनवरी को किया। 3 से लेकर 7 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आपको पता है कि ये जो 108 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है। जैसे कि इस बार मेन 3 टॉपिकों को लिया गया है, मैं आगे डिस्कस करता हूं। लेकिन नागपुर में महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, कौन? राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 3 से लेकर 7 जनवरी तक। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 जनवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया। ये 108 नंबर की, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम काम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जैसे इनका फोकस पहले मैं आपको बता देता हूं, इनका फोकस साइंस टेक पर है, महिलाओं के डेवलपमेंट पर है, और साथ साथ साइंस टेक का यूज करके हम किस तरीके से जीवन को आसान बना सकते हैं उस पर है। तो इनकी जो थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इनकी थीम है, ध्यान रखेंगे। यहां पर बात की जाए इनके और कौन कौन से प्रोग्राम यहां पर चलने वाले हैं, तो यहां पर इनके टोटल 3 प्रोग्राम चलने वाले हैं। इनका काम क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला प्रोग्राम है इनका चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बच्चों के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी या रिसर्च से रिलेटेड उनके अंदर अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से क्यूरियोसिटी पैदा करना, जिससे कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। दूसरा है यहाँ पर फार्मर्स साइंस कांग्रेस। फार्मर्स साइंस कांग्रेस का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो आपको बता दूं, जो यूथ है, आपको क्लियर भी होगा कि यूथ आजकल, आप 90% यूथ से पूछेंगे जितने आपको मिलते हैं, तो उनमें से अधिकतर ये कहेंगे हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं फार्मर बनना चाहता हूँ, मैं किसानी में इस तरीके से आगे डेवलप करूँगा। कुछ को छोड़कर जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट होगा, वही हो सकता है कह दें कि हम एग्रीकल्चर की फील्ड में करना चाहते हैं। तो फार्मर साइंस कांग्रेस का फोकस ये है कि जो भी यूथ है उसको प्रमोट किया जा सके कि वो एग्रीकल्चर की फील्ड में आकर कुछ ऐसा करे जिससे कि भारत का एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो और तेजी से डेवलप हो सके। इस पर फोकस किया गया। तीसरी चीज, ट्राइबल साइंस कांग्रेस, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें महिलाओं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उनको एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बनाया जाए, जो उनके द्वारा बनाई हुई, उनके हाथों से बनाई हुई चीजें हैं, उनको किस तरीके से मार्केट में प्रमोट किया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके कि वो अपनी कामों को सही से करें, अपने कामों को ऐसा बनाएं जिससे कि वो मार्केट में बिक सके, मार्केट में उनकी कोई वैल्यू हो। इसको लेकर यहां पर डिस्कशन हुआ, किसमें? ट्राइबल साइंस कांग्रेस में। तो ये 3 चीजें मेन फोकस में रही, किसमें? जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी उसमें। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और इसको सेटअप किया गया था कोलकाता में 1914 को। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ के इस समय पर हेड है, कौन है? तो SL थाउसेन, सुजॉय लाल थाउसेन, इनका नाम आपने सुना होगा। सुजॉय लाल थाउसेन सीआरपीएफ में इस समय पर डीजी के पद पर काम कर रहे हैं। बीएसएफ में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी का, क्योंकि बीएसएफ में इस समय पर जो डीजी हैं, डीजी थे 31 दिसंबर तक, उनको वो रिटायर हो गए हैं। उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। अब वो रिटायर हो गए तो इनकी जगह कोई ना कोई लेगा। तो इस समय पर किसी को परमानेंटली नहीं बनाया गया। सीआरपीएफ के जो इस समय पर डीजी हैं संजय लाल थाउसेन, इनको ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बीएसएफ का, जिससे कि
जब तक कोई परमानेंट पर्सन चुन के नहीं आते तब तक ये बागडोर संभालेंगे। अगर बात की जाए, ये जो सीआरपीएफ है ये सीएपीएफ के अंतर्गत आता है, सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स के अंतर्गत। भारत में टोटल 7 सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम के अंतर्गत आता है, मतलब मिनिस्टर ऑफ होम के अंतर्गत आता है। मतलब इस समय पर हमारे होम मिनिस्टर है कौन, अमित शाह जी, उनके अंतर्गत ये 7 के 7 सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस आती हैं। जैसे कि असम राइफल्स की बात करें, ओल्डेस्ट हमारी आर्म फोर्स है जिसको 1835 में डेवलप किया गया। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको 1965 जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको फाउंड किया गया। 1969 सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को डेवलप किया गया और 1939 में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डेवलप किया गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को 1962 में डेवलप किया गया और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को 1984 में, साथ साथ सशस्त्र सीमा बल को 1963 में डेवलप किया गया। तो इन सातों के जो फाउंडिंग ईयर है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने अपने स्टेट के जो एनिमल है जिसका नाम है तहर, तहर की बात करें तो ये बकरी और साथ साथ भेड़ का कुछ मिला हुआ मिक्सचर सा आपको लगेगा। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का जो कि नीलगिरी के रीजन में मिलता है। नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट नाम से इन्होंने लॉन्च किया है जिससे कि इसको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें इसको रेड लिस्ट में डाला गया है और इसकी टोटल संख्या लगभग 350 से थोड़ी सी ज़्यादा है और 400 से कम है। इसलिए इनको कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। इसमें टोटल 25 करोड़ के आसपास पैसा एलोकेट किया गया है इनको कंजर्व करने के लिए। अब 25 करोड़ कहाँ लगेगा, तो 5 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है 2022 से लेकर 27 तक। इसमें जो इनके रिक्वायरमेंट के लिए घास होती है, एक स्पेशल प्रकार की घास है, उसको उगाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। साथ साथ इनको दोबारा से रिहेबिटेट करवाया जाएगा। जैसे जहाँ पर रहते थे वहाँ विलुप्त हो गए तो इनको 2 नर और मादा को वहाँ पर लाके छोड़ दिया जाएगा या ज़्यादा नंबर में लाकर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि दोबारा से अपना एक पूरा परिवार उस जगह पर बना सके। तो इस प्रकार से पूरे प्रोजेक्ट को चलाने की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोशिश करेगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं तहर को, ये कुछ बकरी और भेड़ का कुछ कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो जो कि अनाउंस की गई है कि दिसंबर 2023 तक पूरा इसका काम हो जाएगा। ये कौन डेवलप कर रहा है, तो कोलकाता। भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ बनी थी, तो आप कहोगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में बनी थी 1984 में। अब वहीं पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को भी डेवलप किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक उसको ऑपरेशन में ला दिया जाएगा। ये जो मेट्रो होगी ये सॉल्ट लेक से लेकर हावड़ा को कनेक्ट करेगी कोलकाता के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ तो 16.55 किलोमीटर है, लेकिन इसकी से टोटल लेंथ की बात करें तो 9.30 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फोटो। पहली अंडर वाटर मेट्रो बनेगी दिसंबर 2023 तक। पहली मेट्रो रेल की बात करें दुनिया में तो सबसे पहले लंदन में 1863 में मेट्रो आ चुकी थी। भारत की अगर मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले कोलकाता में ही आई थी 1984 में, डमडम से लेकर टॉलीगंज तक चलाई गई थी। लेकिन इस समय पर अगर पूरे भारत में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में लगभग 15 से ज़्यादा सिटीज़ में मेट्रो चल रही है या काम उसका चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे डेवलप्ड मेट्रो कहाँ की है, तो दिल्ली की सबसे डेवलप्ड मेट्रो है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो मेट्रो चलाई गई दिल्ली में वो शाहदरा से लेकर कहाँ तक चलाई गई थी, तो कश्मीरी गेट तक चलाई गई थी और अब तो वो आपको पता ही है पूरी जगह फैल गई है वो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने इंटर स्टेट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम को
सारी पार्टियों और सरकार के समक्ष रखा है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, मान लीजिए मैं अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और उत्तर प्रदेश की मेरे पास आईडी है और मैं दिल्ली में किसी रोजगार के लिए, किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए वहां पर रुका हुआ हूं और वोटिंग होती है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं अपना खर्चा लेकर जाऊं और खर्चा लेकर वोट डाल के आ जाऊं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूं और मैं नहीं जा सकता तो मेरा वोट तो नहीं डलेगा, है ना। अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन कोशिश ये कर रहा है कि वो सबकी सहमति से इस सिस्टम को लॉन्च कर दे, इंटर स्टेट माइग्रेंट सिस्टम को। ये क्या होगा, ये सिस्टम होगा जिससे कि जो जहां पर है उसको वहीं पर वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से अपनी आईडी बनवा कर रख रखी है और मैं दिल्ली में रह रहा हूं और अगर वोटिंग का सिस्टम शुरू होता है, वोटिंग शुरू होती है, तो उस टाइम पर मैं जहां पर हूं वहीं पर वोट डाल सकूं और उसके बाद वो वोट वहीं काउंट होगा जहां का मैं निवासी हूं। तो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग इंटर स्टेट माइग्रेंट सिस्टम को प्रपोज किया है। आगे चल के हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट इसके मिले और बहुत सारे मतलब वोट जो रह जाते हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकेगा। यहाँ पर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का एक लाइन है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, तो उसके अंतर्गत इस काम को किया जा रहा है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर थे जिनका नाम था पेले 82 ईयर की अपनी उम्र में इनका निधन हो गया। कैंसर के कारण, कोलोन कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है और ये ब्राज़ील के बेहतरीन फुटबॉलर थे। इन्होंने 3 वर्ल्ड कप ब्राज़ील के लिए खेले और तीनों वर्ल्ड कप में इन्होंने ब्राज़ील को ट्रॉफी दिलाई है, ब्राज़ील को जीत दिलाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील के बेहतरीन प्लेयर पेले का निधन हो गया। और इनकी बात करें तो ये आप इनको देख सकते हैं और इन्होंने 3 बार, कब तो 1958 में, 1962 में और 1970 में वर्ल्ड कप खेला था, फीफा वर्ल्ड कप खेला था और तीनों बार इन्होंने यहाँ पर जीत दिलाई थी ब्राज़ील को। और ब्राज़ील वो कंट्री भी है, आपको पता होना चाहिए, जो फीफा की सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीता है ना। तो इनके टाइम पर ही 3 जीत गया, बाद में भी जीत गया होगा 2 कभी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इनको अपने समय का माना जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने, अभी तक आप 3D प्रिंटर सुनते थे कि 3D में आपको पिक्चर प्रिंट करके दे दी जाती थी, है ना। प्रिंटर तो आपने सुना ही होगा। उसी प्रकार से उसी पूरी एक मशीनरी सिस्टम को इंडियन आर्मी ने अपने एक क्वार्टर को डेवलप करने के लिए बनाया है। तो इंडियन आर्मी ने पहला 3D प्रिंटेड हाउस जिसको डेवलप कहाँ किया, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कैंट में इसको डेवलप करने के बाद सोल्जर्स को रहने के लिए 28 दिसंबर 2022 को सौंप दिया है। तो पहली 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट कहाँ डेवलप हुई, तो अहमदाबाद में डेवलप हुई। याद रखिएगा, किसके द्वारा डेवलप की गई, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और इसमें मीको भी प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया। इस सिस्टम में काफ़ी फास्ट तरीके से, नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होता है उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग को डेवलप कर सकते हैं। और उसी सिस्टम का यूज़ करके 3D प्रिंटेड हाउस पहला डेवलप हुआ, इंडियन आर्मी ने अपना अहमदाबाद कैंट के लिए किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थक्वेक से भी काफ़ी मतलब बचाने में मदद करेगा। ये है 3D प्रिंटेड हाउस। ठीक, चलिए आगे बात करें 3D, अगर प्रिंटिंग के ये जो 3D प्रिंटिंग हुई है ये है क्या, तो देखिए इसमें कंप्यूटर के द्वारा कुछ डिज़ाइंस ऐड किए जाते हैं और उनकी लेयर के माध्यम से इसको डेवलप किया जाता है। मतलब एक लेयर बना ली, उसके बाद उसको स्टेबल कर दिया, दूसरी लेयर बना ली, उसको स्टेबल कर दिया, तीसरी बना ली, उसको स्टेबल कर दिया। इस टाइप से इसको डेवलप किया जाता है और बहुत फास्टली ये डेवलप होता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की बिगेस्ट ओपन थिएटर कहाँ पर, धानु यात्रा, अगर आपने सुना हो तो ये उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जाता है और वहीं पर वर्ल्ड की बिगेस्ट ओपन थिएटर को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, धानु यात्रा के नाम से वर्ल्ड की बिगेस्ट, कहाँ पर, उड़ीसा में। याद रखेंगे, उड़ीसा के बारगढ़ में धानु यात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड का बिगेस्ट थिएटर लॉन्च किया गया। और कब,
27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 6 जनवरी तक ही चलने वाला है, जिसमें 3000 से ज़्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत मतलब भारत और दूसरे देशों से भी आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जापान। आपने सुना होगा एशिया का सबसे तेजी से डेवलप करने वाला कंट्री है। दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर जीडीपी के मामले में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जापान का नंबर आता है। परमाणु बम गिरने के बावजूद भी इन्होंने जो अपना डेवलपमेंट किया है बहुत फास्टली किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका बहुत तेजी से हुआ है। अब जापान में इतना ज़्यादा तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इन्होंने अपनी कैपिटल को इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप किया कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए और आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि जापान की कैपिटल में लोगों का बूम आ चुका है, लोगों के रहने की जगह ऑलमोस्ट नहीं बच रही और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है ये। इसीलिए जापान अपने लोगों से कह रहा है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इस जापान की कैपिटल को छोड़ते हैं तो हम आपको 1 मिलियन येन देंगे। मतलब आपको अपना प्रवास करना, माइग्रेट करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह अगर टोक्यो है, टोक्यो से अगर आप कहीं और चले जाते हैं तो हम आपको 1 मिलियन येन देंगे और उससे आप आराम से रह सकते हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टोक्यो में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि सरकार वहाँ से लोगों को हटाना चाहती है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को रिकमेंड कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर तो आप अपने सभी दोस्तों तक कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको एक कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका निदान करने की अगली वीडियो में कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।